दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साइंस के प्रैक्टिस बैच में भी आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए इस तरह की कुल दो बैचेस चलते हैं जिसमें एक में साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो साइंस वाला प्रैक्टिस सेशन होता है डेली शाम को 5 बजे और जिनका जीके जीएस कमजोर हो वो रात को 9 बजे तैयार रहे। ठीक है, वैसे अगर आप ये दोनों सीरीज देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप इस तरह की सीरीज से जुड़े ताकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वहां पर आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, देखिए एकदम एग्जाम को टारगेट करके उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा 14वां लेक्चर है, इसके पहले कुल 13 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं जिसमें अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखेगा अभी मेरे द्वारा कुल यहां पर 4 क्लासेस दी हुई है शेड्यूल में, बट अभी 3 ही चल रही है, चौथी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक सुबह के 5 बजे है करंट अफेयर, दूसरा है शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज और रात में 9 बजे जीके जीएस की सीरीज। ठीक है, तो इन तीनों सीरीज के लिए आप एकदम तैयार रहें। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया जल्दी से इंस्टॉल कर लें ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आज की सीरीज में दोस्तों मैंने साइंस के साथ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी जो है यहां पर कवर किया। ठीक है, याद रखिएगा साइंस के साथ साथ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी यहां पर कवर किए गए हैं। तो लगभग 50% साइंस के क्वेश्चन है और 50% जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक के जो मैंने पिछला 13 सीरीज पढ़ाया उसमें केवल और केवल साइंस के प्रश्न थे। ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, लेकिन यहां पर साइंस के साथ साथ इन्वायरमेंट भी मैं इसमें जोड़ रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। कुल मिला जुला के आपको सीखना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है ना, करा उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिख रहा है यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा लिख रहा है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में नहीं है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह आपके उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। तो यानी जो पश्चिम बंगाल लिख रहा है दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा वाला कथन यहां पे क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा दोस्तों यहां पर दे रहा वंशधारा नदी, तो वहां पर वंशधारा नदी और सुवर्णरेखा नदी का संगम है ही नहीं या उनका डेल्टा ही नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में जो नदी है वो है महानदी। ठीक है, तो यहां पर ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है यह ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, न कि वंशधारा और सुवर्णरेखा। यह भी गलत है। और बाकी उड़ीसा राज्य में है, न कि पश्चिम बंगाल, तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है, हमेशा आप सत्य मत देखा करिए, मैं तो कहीं से कुछ भी पूछ लेता हूं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है कौन सा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, आपको यह बताना है। ठीक है, सिंपली तो जल्दी से आप तैयार हो जाए और फटाफट बताइए। मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहां पर है? दिहांग बिहांग कहां पर है? नोकरेक कहां पर है? और कोल्ड डेजर्ट कहां है? ठीक है, ये जैव मंडल रिजर्व है। क्या है? जैव मंडल रिजर्व। तो देखिए सिमलीपाल उड़ीसा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा। देखिए भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों कहां पर है? उड़ीसा में है, याद रखेगा। दिहांग बिहांग ये कहां पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दिहांग बिहांग नदी भी वहां पर है। नोकरेक कहां है दोस्तों? ये मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट यानी कोल्ड डेजर्ट देखिए सीधा सीधा डेजर्ट माने होता है रेगिस्तान, कोल्ड माने ठंडा, तो हिंदी में कभी कभी कोल्ड डेजर्ट को ठंडा रेगिस्तान भी लिख के देता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना यहां पर। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान मतलब जहां पर ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आप चले जाइए, रोहतांग चले जाइए, वहां पर आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, यानी राइट आंसर बन गया। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। उत्तराखंड एक ऑप्शन दिया तो उत्तराखंड कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो बाकी का मिला लीजिए, 4 हो जाएगा। इधर 4 ऑप्शन दिया था, इधर 5 दिया था, तो परेशान मत होइएगा। ए का 4 पे हो गया, बी का 3 पे हो गया, सी का 5 पे हो गया और डी का 1 पे हो गया। ठीक है, तो 4 3 5 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 5 1 मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या है? सत्य है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आएगा समझ में, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, अभी बहुत सारा सुमेलित करने वाला आपने कर लिया, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। लिख रहा है समसपुर पक्षी विहार, क्या आपको पता है कि रायबरेली में है? रायबरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा नवाबगंज पक्षी विहार, ये लिख रहा है इलाहाबाद। ओहो, नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं है, नवाबगंज पक्षी विहार याद रखिए इलाहाबाद में नहीं है। फिर कहां पर है? हमने पढ़ा है सर ये उन्नाव में है। जो आपने पढ़ा वो सही
पढ़ा है। कहां पर है? ये उन्नाव में है, ठीक है। नवाबगंज कहां पर? उन्नाव में। कैसे याद रखेंगे? तो मान लीजिए नाव में, नाव मतलब, ठीक है, नाव मतलब जानते हैं ना, नाव, पानी वाली नाव, और उसमें उन्नाव, तो याद रखेगा नाव में कौन? नवाब, नाव में नवाब। तो ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और समस्तपुर रायबरेली हो गया, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर है, ठीक है, बस्ती गोंडा के पास, आपने सुना होगा इसका नाम। और सैंडी या संडी, कभी कभी संडी लिखता है, कभी कभी कई जगह पर सैंडी भी लिखा हुआ आया है, ठीक है, ये हरदोई के पास में है। तो आपसे पूछा कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परीक्षा के लिए आप तभी तैयार हो सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। और प्रैक्टिस कैसे अच्छा होगा? जब आप पढ़ने को छोड़ करके, मतलब पढ़ाई तो कर लिया होगा ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा विषय को वो स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आ जाएं, या फिर कई बच्चों का कहना होता कि सर हमें कोई ऐसा स्थान बता दो जहां सीरियल से वीडियो दिया हो। जैसे सर मुझे हिंदी देखना हो तो हिंदी में सर मुझे पहले क्या देखना है, दूसरे पे, तीसरे पे, सर सीरियल नंबर से जहां दिया हो सर वो स्थान बता दो। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने बनाया स्टडी 91 ऐप। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, ये ऐप पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें पढ़ने के लिए ब्लॉग मिल जाएगा, देखने के लिए वीडियो मिल जाएगा और देने के लिए टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ बहुत कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं। प्लस सबसे बड़ी खासियत है कि वीडियो क्लास में आप एग्जाम वाइज वीडियो की तैयारी भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस बैच हम लोग देख रहे हैं ना, ये भी मैं वहां अपडेट करता हूं। तो कभी अगर YouTube आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो ऐसे में आप हमारे ऐप के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ नितिन सर का वीडियो आ चुका है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैच हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, ठीक है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। लिख रहा है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट और क्यूबिक, यहां रखिएगा क्यूबिक टन, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा पार्स की पदछाप के बारे में सुना होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर, ठीक है। अच्छा इसके बारे में दोस्तों इससे मिलता जुलता कई सवाल पूछता है, जैसे एजी ट्रांसले के बारे में पूछता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो याद रखिएगा एजी ट्रांसलेशन सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का। ये वर्ड याद रखिएगा, कभी इंग्लिश में भी दे देता है, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दे रहा है यहां पर पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। एजी ट्रांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। इस पूरे संसार में, इस पूरे पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो या तो जैविक या अजैविक घटकों से मिलकर ही बनी हुई हैं। पारिस्थितिकी पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यार ये नहीं वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, और मैंने जानबूझकर दे रखे हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस एग्जाम के हिसाब से अच्छी हो पाए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लिख रहा है एक तरफ पोषक तत्व दे रहा है, दूसरे तरफ उनके कार्य बता रहा है, ठीक है। नत्रजन, नत्रजन माने होता है दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है। लिख रहा है पौधों में जो नाइट्रोजन होता है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पौधों में जो नाइट्रोजन होता है ये शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करता है। अच्छा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य कौन करता है? बताइए, आपके शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य कौन करता है? तो याद रखेगा अगर मानवीय शरीर की बात किया जाए तो यह कार्य किसका होता है? प्रोटीन का होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति प्रोटीन कम लेना शुरू कर दे तो व्यक्ति बौना हो जाता है, नाटा हो जाता है, व्यक्ति का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, सब प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन का काम होता है, पौधों में नाइट्रोजन का काम होता है। अगर जो पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ले नहीं पाते डायरेक्टली, उनके जड़ों में एक खास बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम का नाम सुना होगा, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधों तक पहुंचाता है, आपने देखा होगा। या बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीट पतंगों को खा जाते हैं। आपने घटपर्डी पौधा का नाम सुना होगा, आपने बटर बर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब यही हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये तो सही लिख रहा है। दूसरा लिख रहा है फास्फोरस जो होता है ये जड़ का विकास करता है। पौधों की जो जड़ें होती है मजबूत होती है, उनका विकास फास्फोरस से होता है, यह भी सत्य। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखेगा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आज मैंने पढ़ा दिया, आप याद कर लिए, कल आप भूल जाओगे तब, कल आप भूल जाओगे तब। तो याद रखें दोस्तों फास्फोरस, फोरस माने फोड़ देना, फोरस माने फोड़ देना। तो कोई पौधों को तोड़ फोड़ न दे, इसके लिए पौधे की जड़ें मजबूती से जो है जकड़ी रहती हैं, पकड़े रहती हैं उसे, तो उनका विकास करता फास्फोरस। तो शायद आपको ये बात एग्जाम टाइम में याद आ जाए, ठीक है।
आगे देखिए पोटेशियम, कह रहा है पोटेशियम जो होता है यह स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यह भी अपने आप में सत्य है। पौधों में स्टोमेटा का नाम सुना होगा, उनके खुलने बंद करने में सहायक कौन होता है? पोटेशियम होता है। बोरान, कह रहा है यह जड़ों की मजबूती में सहायक होता है, ये गलत है, ये गलत है। और आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर बोरान करता क्या है? कुछ तो करता होगा पौधों में। तो याद रखें दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में WBC का कार्य होता है, उसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पौधों में बोरान होते हैं। क्या होते हैं? बोरान होते हैं। ये बोरान उन्हें लड़ने की शक्ति देते हैं। तो यहां पर जड़ों की मजबूती गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर चौथा वाला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करनाल बंट रोग है, बताइए किसका रोग है? करनाल बंट रोग किस में लगता है? जौ में लगता है, गेहूं में लगता है, बाजरा में लगता है, ज्वार में लगता है, भाई किस में लगता है करनाल बंट? तो याद रखिए ये गेहूं से संबंधित रोग है, और अगर करनाल बंट लग जाता है ना, तो गेहूं के जो दाने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या पड़ जाते हैं? काले पड़ जाते हैं, उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? गेहूं से है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए दे रहा है कि करनाल बंट गेहूं फसल का एक फंफूद जनित रोग है। यह टेलेसिया वंश के कवकों से होता है, और गेहूं की फसल में बाली निकलने से लेकर के 1 सप्ताह तक, ठीक है, इसका प्रकोप होता है। अगर रोकथाम न किया जाए तो दाना क्या होता है? काला पड़ जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपकी जिंदगी हराम करने के लिए आ गया ऐसे ऐसे प्रश्न। ठीक है, और ऐसे प्रश्न केवल स्टडी 91 पर ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बेहतर तैयारी करना भाई तो ये देखना पड़ेगा। चलो देखो, ध्यान से पढ़ना और समझना। सरदार नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मैंने पहले कहा कि आज मैं 50% क्वेश्चन इन्वायरमेंट के लेके चल रहा हूं, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको फेस ही करना पड़ेगा। सरदार नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में है, क्या यह सत्य है? आप बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में है, क्या यह सत्य है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये राजस्थान में दे रहा है, क्या यह सत्य है? या फिर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय ये आंध्र प्रदेश गुंटूर में है, क्या ये सत्य है? आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कोई एक चोर है, उस चोर को पकड़ना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, सरदार नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ये सही है। वल्लभ भाई पटेल वाला ये उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये राजस्थान में नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अगर राजस्थान में नहीं है तो कहां पर है? यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की, वहां पर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। और NG रंगा जो कि किसानों के बहुत प्रसिद्ध नेता थे, उनके नाम पर जो कृषि विश्वविद्यालय बना है गुंटूर में बना है। ठीक है, ये गुंटूर आप आंध्र प्रदेश कहिए या फिर आंध्र प्रदेश कहिए, ज्यादा सही है, तेलंगाना मत बोलिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड यानी क्या हो गया? SO2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं तो CO2, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है तो SO2। ठीक है, कह रहा है SO2 का उत्सर्जन होता है कहां से? कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, या सब्जी की खेती से। बताइए क्या करने से, इसमें कौन सा कार्य, क्या करने से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? वैसे सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों ये वायुमंडल को प्रभावित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी सहायक होता है। सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड कब निकलता है? जब कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आपने पढ़ा होगा वहां सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो फिलहाल के लिए याद रखेगा ये बिजली के संयंत्र से निकलता है। अब आप कहोगे सर बिजली के संयंत्र से कैसे? तो आपने जानते होंगे, ठीक है, जब बिजली कोयले से बनाई जाती है, ठीक है, तो उस दौरान यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? SO2 निकलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अम्लीय वर्षा के लिए एसिड रेन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी भी कौन माना जाता है? आपका SO2 माना जाता है। और उसी की वजह से अगर पहली बरसात आपके ऊपर होती है और आप उसमें नहा लेते हैं तो आपके शरीर में फफूले भी पड़ सकते हैं। ताजमहल के पीला होने का जो वजह भी बताया गया वो भी अम्लीय वर्षा बताया गया है, तो उसको भी याद रखिएगा। कुल मिला जुला के जहां से बहुत धुआं निकलता है, वहां पर जहां बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं वहां पर भी SO2 का उत्सर्जन होता है। बाकी जो बिजली बनाने वाले संयंत्र जहां लगे हैं वहां तो होगा ही होगा, क्योंकि कोयले को जला करके बिजली जो बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर से सुमेलित करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, देखिए ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। ठीक है, और आज भी आप क्वेश्चन पेपर पलट के देख लीजिए। मैं इस तरह की सीरीज पहले नहीं चलाता था, ठीक है, या जो सीरीज चलती थी वो बहुत जल्दी बंद
बंद हो जाती थी। इस सीरीज को दोस्तों मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आप देखना अगले 2-3 महीनों में जो भी एग्जाम होगा वो इस सीरीज से आएगा। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है, अब इस बार तो मैं कवरिंग नहीं दे पाया, ठीक है, लेकिन अगली बार से आपका जो भी एग्जाम होगा, मैं एग्जाम में आए हुए प्रश्न अगर हमारे सेट से आएंगे तो मैं एक एक वीडियो से स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा। जब कभी ये प्रश्न एग्जाम में आएगा ना तो मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि देखो इस वाले टेस्ट नंबर पे चले जाओ और यहां पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तब आपको बिलीव होगा कि नहीं जो सर कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है या केवल मजाक वाली बात है। ठीक है, चलिए यहां पर बताइए जल्दी से। करे तंबाकू, तंबाकू अनुसंधान, तंबाकू नगरी कहा जाता है गुंटूर को, आंध्र प्रदेश वाला राजमुंदरी आपने सुना होगा, गुंटूर के पास में राजमुंदरी है, ठीक है, उसको तंबाकू अनुसंधान संस्थान वहां पर है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू जैसे हम लोगों को शिमला मनाली बड़ा पसंद आता है, ऐसे ही खाने में आलू बड़ा मजा देता है। ठीक है, मुझे तो स्पेशली मजा देता है। ठीक है, तो आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, शिमला हो जाएगा। करा खाद्य प्रौद्योगिकी, खाना सबके लिए जरूरी, मेरे लिए भी और तेरे लिए भी। ठीक है, तो मैं से मैसूर याद रखेगा। ठीक है, खाद्य प्रौद्योगिकी कहां पर है, मैसूर हो जाएगा। और पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है, नागपुर में। तो पर्यावरण वाला कैसे याद रखेंगे, तो पर्यावरण के ऊपर देखिए एक नाग बैठा हुआ है यहां पर। ठीक है, जहां कहीं पर्यावरण लिखा हुआ अभियांत्रिकी ना, ये नाग को देख के आप पहचान जाइएगा कि ये नागपुर है। ये केवल ट्रिक आपको दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब मिलाइए जरा, यहां पर पहले का दूसरे में हो गया, बी वाला 4 में हो गया, सी वाला 3 में हो गया और डी वाला 1 में हो गया। ठीक है, तो 2 4 3 1 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 3 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना? बस ऐसे आराम आराम से पढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलता है। अब देखिए अपने आप में ऐसा प्रश्न जो आप कहोगे सर हम लोग कभी पढ़ते नहीं है और ऐसा क्वेश्चन पूछ देता बड़ा परेशान करता है। चलो एक छोटी, मैं कहता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, आप कहोगे सर क्या मजाक करते, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, आप कैसे कर सकते। चलो मैं साबित करता हूं दोस्तों। अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो एक बात बताओ, घर में सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है, बनाने वाला। जो व्यक्ति भोजन को बनाया होता है अक्सर वह व्यक्ति सबको खिलाने पिलाने के बाद खाता है और उसका उदाहरण हमारी माँ होती है। ठीक है, क्योंकि माता का काम होता है पूरे घर की देखरेख करना। जब वो सबको खिला पिला लेती है तो जो भी बचा खुचा, ज्यादा बचा हो कम बचा हो कोई मैटर नहीं करता, तब वो खाने बैठती है। ठीक है, यानी उसको सबसे कम भोजन मिलने के चांस होते हैं। बस ऐसा आपके प्रकृति में भी होता है, जो सबसे अंतिम में होता है उसी को कम मिलेगा। जैसे आप किसी शादी में गए, अगर आप पहले पहुंच गए तो आपको तो सब आइटम मिलेगा ना, और अगर आप सबसे आखिरी में गए हो तब जो है न मिलने की संभावना बढ़ जाती है कि बहुत सारे आइटम खत्म हो गए होंगे। बस वैसा इस प्रकृति में भी होता है, जो शुरुआती होता है। जैसे अगर मैं यहां बात कर दूं घास की, तो घास तो दोस्तों उत्पादन की श्रेणी में आता है, ये तो नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा नंबर 2 पर आ गया। टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक 3 नंबर पे आ गया। और मेढक को सांप खाता है तो सांप जो है 4 नंबर पे आ गया। तो अंतिम अवस्था किसकी है, सांप की है। इसलिए सांप को कम से कम भोजन मिल पाता है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, सांप। याद रखेगा, ऐसे में कुछ भी ऑप्शन आपको बना के दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उत्तर कैसे पता करोगे। बस खाली इतनी बात याद रखना कि अंतिम में कौन है, जो अंतिम में है उसको सबसे कम भोजन, जो सब। अब आप अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ सबसे ज्यादा जो है भोजन का लाभ किसको मिलता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फायदेमंद कौन रहता है, घास। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये सब याद वाली बात नहीं है, ये सब समझदारी की बात है कि कोई आपको कैसे पढ़ा दे कि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है। जिसको भी इन्वायरमेंट पढ़ना होगा दोस्तों, मैंने इन्वायरमेंट भी पढ़ाया है। ठीक है, आप जाइए प्लेलिस्ट में आइए और वहां पर देखिए इन्वायरमेंट के वीडियोज। लगभग 70% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 65 से लेकर के 70% क्वेश्चन नहीं, सिलेबस आपका कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं इन्वायरमेंट के वीडियोज हमारे स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में, या फिर स्टडी 91 के एप्लीकेशन में, या फिर स्टडी 91 के वेबसाइट में। ठीक है, अगर ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब जाइए देखिए सारी चीजें पढ़ाई गई। देखिए यहां लिख रहा है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन होता है। अभी मैंने आपको बताया पहले स्तर पे घास होता है, पहले स्तर पे कौन है, घास होता है, ये पहले पे, दूसरे पे नहीं, पहले पे घास होता है। दूसरे पे आप टिड्डा रख दो, कीट रख दो, दूसरे पे होता है। तीसरे पे दोस्तों पक्षी आता है, चौथे पे पशु आते हैं, पहले पक्षी आ जाते हैं तीसरे स्तर पे, चौथे स्तर पे कौन आता है, बिल्ली। अब यार परीक्षा में कसम थोड़े खाया है कि यहां आपको केवल दूसरा स्तर पूछेगा। आज मैं दूसरा पढ़ा दूं, कल आपसे पहला पूछ दे, परसों तीसरा पूछ दे, अलग एग्जाम में चौथा पूछ दे। अब अलग अलग पढ़ोगे क्या, आपको यहां पता होना चाहिए। यहां पे दूसरा स्तर पूछा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। अगर आपसे तीसरा स्तर पूछता तो पक्षी हो जाता, चौथा स्तर पूछता तो बिल्ली हो जाता, पहला स्तर पूछता तो घास हो जाता। तो जो पूछे उसको आप बताइए वहां पे। ठीक है, तो कीट हो जाएगा, ये दूसरे स्तर पर होता है।
निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताइए। करा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अरे रात के अंधेरे में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो ये तो सही है, ये तो सही है। विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है, ये भी सही है। वैसे विटामिन बी के पूरे परिवार होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ये सब होते हैं। उसमें से जो B3 होता है उसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से लिख रहा है वर्णांधता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नितिन सर ने बताया है यहां पे वर्णांधता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहां पर आप कह सकते हैं कि सूखा रोग होता है। क्यों? आप सूखा रोग या आप रिकेट्स बोल दीजिए, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें, वर्णांधता एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। क्या है? वर्णांधता आनुवांशिक रोग की श्रेणी में आता है, ठीक है। वो विटामिन डी की कमी से नहीं होता। और आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा 3 नंबर सुमेलित नहीं है। बाकी फोलिक एसिड जो करता है, क्या करता है? ये रक्त अल्पता को दूर करता है। यानी शरीर में अगर खून की कमी हो गई हो तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए, प्लस इसके साथ आयरन भी लेना चाहिए, ठीक है। आयरन इसी तरह से अगर आप देखेंगे एमवे कंपनी एक है, उसमें एक दवा आती है, हम लोग बड़ा बचपन से जानते हैं, आयरन फोलिक, ठीक है। आयरन फोलिक, तो आयरन फोलिक करता क्या है? ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। ये दोनों एलिमेंट आवश्यक है, आयरन और फोलिक एसिड, ये दोनों मर्ज करके दिया गया है, आपने सुना होगा। या जब जब शरीर में खून की कमी होती, किसी भी वजह से, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपके शरीर में ब्लड कम हो गया हो, या जब महिलाएं जो है गर्भ धारण करती हैं तो उनको अपना ब्लड जो है वही उसी ब्लड से बच्चों को भी राहत मिलता है, तो वहां पर उनके शरीर में ब्लड की कमी होती है तो भी यही दवा चलता है, आयरन फोलिक एसिड। अब आयरन फोलिक में कोई भी दवाइयां हो सकती हैं, तो यहां पर आपका 3 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जानते हैं? भाई कोई जीव मर के आप क्या करते हैं? गाय और कोई भी जीव हो जाता है, कुत्ते का देहांत हो जाता है, तो आप ले जाते हो खेत में डालाते हो, कुछ टाइम बाद वो वहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वो घुल मिल जाता है मिट्टी में। तो एक्चुअली में होता क्या है? एक करता कौन काम है? लिख रहा है जीवाणु करते हैं, कोई बैक्टीरिया करते हैं, कोई फंगस करते हैं, कोई प्रोटोजोआ करते हैं, या अपघटन करता बोला जाता है उनको, जो अपघटन करने वाले होते हैं, जिसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो अपघटन करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कई सारे चीज आते हैं, प्रोटोजोआ, कवक, अलग अलग श्रेणी के आते हैं, बट उसको अपघटन करता ही कहते हैं, सड़े गले चीजों को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? आज भंडार है मेरे भाई, कौन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस यही चल रहा है, ठीक है, शुरू से। तो कौन सा नहीं है? कह रहा है ईस्ट किण्वन से संबंधित है, सही है, ठीक है। केसिन दुग्ध प्रोटीन होता है, उसी की वजह से दूध सफेद होता है, ये भी सही है। एलोवेरा या एलोवीरा दोस्तों ये आवृत्तबीजी होता है, ये भी सही है। घटपर्डी ये परजीवी आवृत्तबीजी होता है, नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने घटपर्डी के बारे में बताया, मैंने कहा घटपर्डी और बटर बर्ड, कौन सा? घटपर्डी और बटर बर्ड, ठीक है। ये दो ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। क्या होते हैं? ये कीटभक्षी होते हैं, कीट का भक्षण करते हैं। क्यों? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। तो ये यहां पर जो लिख रहा है परजीवी आवृत्तबीजी, ये गलत हो जाएगा, ये कीटभक्षी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन है? भाई हमारे देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन का नाम बताना है। लिख रहा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, या पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या फिर प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष, ठीक है। ये चारों संबंधित हैं प्रदूषण से, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे टॉप पर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये बोर्ड ही बनाया गया है इसको नियंत्रित करने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1981 में दोस्तों इसको बनाया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई यानी माचिस की तीली बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वहां फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। और फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस आप देखते होंगे, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फास्फोरस याद रखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा है लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई उद्योग में किया जाता है, जबकि सफेद फास्फोरस ये मोम जैसा मुलायम होता है और लहसुन जैसी गंध आती है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। तथा इसे प्रकाश में छोड़ देने पर यह पीला रंग का जलता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं, सफेद वाले को, ठीक है। और माचिस की तीली पर लाल लगता है। किस अभयारण्य को बेम्बानाद पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है? बेम्बानाद आप सभी जानते होंगे दोस्तों, बेम्बानाद कहां पर है? बेम्बानाद एक झील भी है और यह पक्षी अभयारण्य केरल में है। तो बेम्बानाद पक्षी अभयारण्य 1 मिनट के नाम से जाना जाता है। कुमार कोम पक्षी अभयारण्य,
वेदंग थंगल पक्षी अभयारण्य, घाट प्रभा और बखीरा। तो बखीरा तो गलत हो जाएगा, घाट प्रभा भी गलत है, इन दोनों में से चूज करना है। तो याद रखें दोस्तों, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुमारकोम, इसी का दूसरा नाम है बेम्बनाथ पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये बेम्बनाथ झील के किनारे है, जिसको भी ध्यान दीजिएगा। पहले स्थान दोस्तों रबर प्लांटेशन या रबर की खेती के लिए बहुत जाना जाता था। आपको आज भी पता होगा कि रबर को प्राकृतिक रूप से उत्पादित किया जाता है केरल वाले बेल्ट में, वहां पर बेम्बनाथ जो झील है उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका उत्पादन खूब किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक यानी जब आप कोई विस्फोटक बनाते हैं उसके उत्पादन में, जैसे दोस्तों आपने टीएनटी का नाम सुना होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम सुना होगा, ठीक है, या टीएनजी का नाम सुना होगा, या फिर आरडीएक्स का नाम सुना होगा। इन सभी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा ग्लिसरील या ग्लिसरॉल, ठीक है, इसका नाम सुनते हैं तो ये एक विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? किसके क्षेत्र में? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, लिख रहा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, या वन्य जैव विविधता संस्थान, या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, या वन आधारित जीविका एवं विस्तार केंद्र। बताइए, यह आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको जल्दी नहीं मिला होगा देखने को, बट अभी देखिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस बैच में हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस तरह की प्रैक्टिस दोस्तों आपको डेली कराई जाती है। कभी कभार होता है कि मुझसे गलतियां हो जाती, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वरना मेरी कोशिश होती है कि आपको टाइम से क्लास दी जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, यहां पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा जो है संगठन माना जाता है। आगे देखिए, कह रहा है हड्डियों, आपको यहां पे सेट करना है 1 और 2 को। हड्डियों में उपस्थित यौगिक लैक्टिक, एथिलीन और एसिटिक और कैल्शियम। तो हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है, आप सभी को पता है, कैल्शियम फास्फेट कर दीजिएगा। सिरका जो होता है खट्टा होता है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी हो जाएगा। दूध का खट्टा होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, लैक्टिक बैसिलस कहा जाता है ना, उसको भी याद रखेगा, उसी की वजह से खराब होता है। फलों का पकना, ये एथिलीन नाम की एक गैस होती है। तो यहां पे मैच करा दिया है, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहां पे क्या है? सही उत्तर है। समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? भाई, जैव विविधता में समृद्ध कौन सा देश है ये आपको बताना। देश कौन सा है जो जैव विविधता में सबसे ज्यादा समृद्ध है? तो याद रखिए, मंगोलिया नहीं है यार। मंगोलिया तो जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो उसका आधे ज्यादा हिस्सा ही बेकार पड़ा है। पेरू, मोरक्को भी नहीं होगा। तंजानिया वही देश है, अभी आपका जो पीसेस वाला पेपर आया था उसमें क्वेश्चन पूछा था, तंजानिया देश में वो पर्वत आपका कौन सा है? किलिमंजारो। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पेरू देश है दोस्तों, याद रखेगा, ये दक्षिण अमेरिका में। तो पेरू में क्या है? ये जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे यहां पर हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ संबंधित था? चिपको आंदोलन, ये पेड़ों को एक साथ चिपक कर लोग खड़े हो गए थे कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें मारना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट था। तो सुंदरलाल बहुगुणा, और उनसे पहले इस चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने उसी तरह का आंदोलन चलाया था। ये दोनों लोग संबंधित है। ठीक है, बाकी तो नर्मदा बचाओ से हो जाएगा। ये सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीगढ़। विनोबा भावे तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में चले गए या भूदान आंदोलन में चले गए। ठीक है, यहां पर ए और बी करिएगा, मतलब ये ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मच्छरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते नहीं यार, ये बात तो सत्य है कि खून कौन चूसती? महिलाएं चूसती। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में महिलाओं को लक्ष्मी के समान दर्जा दिया गया, माता माना गया है। ठीक है, उनका अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। तो ये मजाक की बातें हैं, फिलहाल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आम टंग में यूज करते हैं तो ये रक्त गलत है। केवल मादा रक्त चूसती हैं, जो मच्छरों में मादा मच्छर होते हैं वही रक्त चूसती हैं, बाकी नहीं, नर वाले नहीं। कारण मादा पौधों का रस भी चूसती है। पौधों का रस क्या? नर का मानव का रक्त पीने का काम होता है इनका। ठीक है, बाकी जीव जंतु का भी। मादा के अपेक्षा नर के डायने बड़े होते हैं ना, हाथ पैर किसके बड़े होते हैं? सब मादाओं के। ठीक है, तो याद रखिएगा, नर की अपेक्षा मादा के डायने बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 और 5 सही होगा। ठीक है, अभी देखो कितना मजा आ रहा है। अरे यार, मतलब थोड़ा सा मजा मिल जाए आपको। हाँ
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जिनका रूपांतरित रूप है। सांप में जो जहर पाया जाता है उनके दांतों के ऊपर जंभिका दंत पाया जाता है, एक अलग से दांत होता है जंभिका दंत, ठीक है। ये वही दांत होते हैं जहां से वो जहर छोड़ते हैं, ठीक है, टॉक्सिन। इसको याद रखेगा, जंभिका दंत, ये आपको पढ़ाया भी गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ भैया, नहीं है। हाँ, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि स्व प्रतिरक्षित रोग, संधिवाता, संधिशोथ, आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, बोल तो दिया गलत, लग रहा है क्षय रोग यानी टीबी। टीबी को हम लोग ट्यूबरोकुलोसिस भी पढ़ते हैं, और ट्यूबरोकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया की वजह से टीबी फैलता है, हम लोग जानते भी हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, अनायास का हमको बता दिया, हम तो जानते भी नहीं थे कि यहाँ पर क्या सही होने वाला है। चलो, पामा रोग, ये चिंचड़ी, कठिन था, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। मानसिक रोग, ये मनोविदलता, तो नाम से लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि टीबी ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। कौन सा अग्निशमक अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ये अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि हमारे ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है? वह एक तरह की अक्रिय गैस है जिसका नाम है हैलोन। क्या नाम है? हैलोन। और हैलोन का इस्तेमाल दोस्तों अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है, जिससे आग बुझाया जाता है ना, उसमें किया जाता है, तो याद रखेगा। फिलहाल ज्यादातर लोगों को मन में आएगा सीएफसी, लेकिन सीएफसी यहां पे उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सीएफसी का इस्तेमाल अग्निशमन में नहीं किया जाता, लेकिन सीएफसी ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो हैलोन यहां पर राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का। कह भारत का पहला आरक्षित वन है। कई लोग देखते ही टूट पड़े, ठीक है, जल्दी से उत्तर कर लें। क्या कर लें? बताओ सर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसी का सर पहला नाम था, क्या नाम था जिम कॉर्बेट का? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यही कर दिए ना? हाँ, बेच दिए क्वेश्चन को। हाँ, 1 नंबर खराब कर दिए अपना। अरे आपसे कहां लिखा है ऐसा कि पूछ रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? पढ़ के बताओ, कहां लिखा है? खोज के बताओ जल्दी से, कहां लिखा है? कहीं लिखा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? क्या लिखा है? भारत का पहला आरक्षित वन। राष्ट्रीय उद्यान कहीं नहीं लिखा है। आप झूठ मूठ का एक क्वेश्चन खराब कर दिए। तो आरक्षित वन जो है दोस्तों, भारत का पहला आरक्षित वन था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मजाक में गलत करके चले आए, मत करिएगा गलत आगे से, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये पहला आरक्षित वन है, जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहां पर 4 नंबर वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? लिख रहा है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेटोस्फीयर का नाम सुना होगा, उसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी में समताप मंडल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऊपरी बैंड, सगारा समताप मंडल का निचला बैंड जिसको स्ट्रेटोलाइट कहते हैं, या अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत या फिर शनि का कोई प्राकृतिक उपग्रह है जिसको स्ट्रेटेलाइट कहा जा रहा है। तो यहां पे ये प्रश्न आपके लिए नया है, आप यहां पे टिक जरूर करेंगे लेकिन सही उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो भी बता दूं, जो समताप मंडल है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, उसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर जहां से आपका मध्य मंडल स्टार्ट होने वाला होता है, जिसको आप मीजोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, वहां पर स्थापित वायुपोत को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोलाइट कहा जाता है। ये क्या होते हैं, विकिरण होते हैं, उनको जो सिग्नल होते हैं संचार वाले, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, ठीक है, एक स्थायी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अच्छा, ये जाते भी हैं तो वापस कहां से आते हैं? ये आयन मंडल से लौट कर आते हैं फिलहाल, लेकिन ये उसके लिए बनाते हैं। तो स्ट्रेटोलाइट याद रखेगा, ठीक है। कोरिंगा गरान वन कहां पर है? कोरिंगा वन कहां पर है दोस्तों? तो ये वन है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कोरिंगा वन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखेगा, कोरिंगा गरान वन, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और मैग्रो जंगलों में सबसे बड़ा खंड इसी का है, ठीक है। याद रखें, भारत में कुल 24 मैग्रो टी प्रजातियां पाई जाती हैं और 120 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। केवल यहां पर कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, ये आंध्र प्रदेश में है। सफेद गिद्ध के लिए जाना जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल एक्चुअली में एक पक्षी का नाम है, ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? यह मनाया जाता है नागालैंड में। कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। महोत्सव नागालैंड से संबंधित है, तो यहां पर नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। बस दोस्तों, इसी तरह से अपना लाड प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।